केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल्स की मदद से ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। इंटीग्रेशन उनके फंक्शंस को जोड़ देना, दो ऑर्गन्स के फंक्शन को जोड़ना केमिकल्स की मदद से। और वो केमिकल्स हैं हार्मोन्स। वो केमिकल्स क्या हैं? केमिकल्स यानी हार्मोन्स की मदद से दो ऑर्गन्स के फंक्शन को आपस में जोड़ना, दो ऑर्गन के फंक्शंस में समन्वय स्थापित करना कोऑर्डिनेशन, और उनके फंक्शंस को जोड़ना इंटीग्रेशन। यह है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। हमारी बॉडी में दो सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं। एक न्यूरल सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास सिस्टम है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये ज्वाइंटली यानी मिल करके कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन, इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उनके फंक्शंस को जोड़ना, इंटीग्रेट करना। इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है, न्यूरल और एंडोक्राइन। इसका मतलब सिंपल समझो, हमारी बॉडी के जितने भी कार्य हो रहे हैं इनमें दो का मेन रोल हो रहा है। हमारी बॉडी के सारे कार्य और उनको आपस में जोड़ना न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में रैपिड कोऑर्डिनेशन, तुरंत समन्वय स्थापित करता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। न्यूरल सिस्टम है पॉइंट टू पॉइंट, यानी तार की तरह आपस में जुड़े रहते हैं। न्यूरल सिस्टम होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, बिजली के तार की तरह आपस में जुड़ करके दो ऑर्गन्स के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। न्यूरॉन्स के माध्यम से जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय होता है ऑर्गन्स के फंक्शंस के बीच में, वो बहुत तेज होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे कोई गर्म चीज को छुआ, न्यूरॉन्स के माध्यम से ये सूचना ब्रेन तक गई, ब्रेन ने आदेश भेजा न्यूरॉन, आपने तुरंत, कितनी तेज हाथ हटा लेते हो तुम। इस बीच सारा काम, कितनी तेज काम हुआ, तुमने छुआ, तुमने हाथ हटा लिया, इस बीच क्या क्या हो गया, न्यूरॉन्स ने इस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन से आदेश पहुंचा फिर ऑर्गन तक, तुमने खट से हाथ हटाया। तो न्यूरल सिस्टम्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है वो बहुत ही फास्ट है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। अब जब न्यूरल सिस्टम फास्ट है तो हार्मोनल यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? ध्यान से सुनना, ये इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान, ये इस चैप्टर में बहुत मन से सीखना। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं और बहुत दिमाग नहीं लगाना है, हल्के दिमाग से सीखना। तो कहता है कि जब न्यूरल सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जब एक बढ़िया सा न्यूरल सिस्टम हमारे पास मौजूद है, तो हमको केमिकल या एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों आवश्यकता पड़ी? उधर का दरवाजा खोल दीजिए, केमिकल और सारी लाइटें जला दीजिएगा। जब हमारे पास बढ़िया सा न्यूरल सिस्टम है जो ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकता है, तो हमको हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्व सेल्स होती हैं वो हमारी, जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, वो हमारी हर एक सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। न्यूरॉन्स हमारी हर एक सेल के अंदर, न्यूरॉन्स हमारी हर एक सेल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हर एक सेल का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसीलिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। कहता एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो नर्व फाइबर हैं ये हमारी हर एक सेल में प्रवेश नहीं कर पाते। एंड द सेल्यूलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। और सेल के कार्य, उनको लगातार नियंत्रण की जरूरत है, उनको लगातार रेगुलेट होने की जरूरत है। और न्यूरॉन तो सारी सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, इसीलिए हार्मोन्स पाए जाते हैं। A special kind of coordination and integration has to be provided। तो हर एक सेल के फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए
विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का सिस्टम चाहिए। विशेष प्रकार का सिस्टम वो क्या है? वो एंडोक्राइन सिस्टम है। क्या है वो? एंडोक्राइन सिस्टम। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ये फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, यानी हॉर्मोन्स करते हैं। तो फिर से देखो, हमारी बॉडी को मिल करके दो तरह के सिस्टम कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बहुत फास्ट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। जो केमिकल या हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो स्लो होता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी कहीं कहीं फास्ट भी है, लेकिन ये बहुत स्लो है, क्योंकि एक बार हार्मोन अगर बन गए तो हमारे बुढ़ापे तक के चलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है। जब हमारे पास एक फास्ट सिस्टम था, न्यूरल सिस्टम, तो हमको हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि नर्व फाइबर हर एक सेल के अंदर इनरवेज प्रवेश नहीं कर पाते, और हर एक सेल के कार्य को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो हर एक सेल के कार्य करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, और वो है एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि न्यूरॉन हर एक सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और हर एक सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने की हमें जरूरत है, तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कर पाओगे ना? फिर से बताऊं, नर्व फाइबर हर एक सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और तो सेल के फंक्शन कैसे रेगुलेट होंगे? तो सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स बनाती हैं, उनमें डक्ट नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन हार्मोन्स कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स सीधे ब्लड और लिम्फ में चले जाते हैं, बिना नलिकाओं की मदद के। पिट्यूटरी का हार्मोन निकले, सीधे ब्लड में आ गए। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन निकले, सीधे ब्लड में आ गए। कोई बीच में नलिकाएं नहीं होती, डक्ट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं? डक्टलेस, नलिका विहीन। इनके सिक्रीशन फिर कहां? सीधे ब्लड में गिरते हैं, सीधे ब्लड या लिम्फ में गिरते हैं। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन हार्मोन्स कहलाते हैं। दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये ब्लड में सीधे छोड़ दिए जाते हैं हार्मोन्स, ब्लड में या लिम्फ में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हाँ, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। देखो, हार्मोन्स बनते कहीं और हैं, ये दूर जाके काम करते हैं। हार्मोन और एंजाइम में एक अंतर है। एंजाइम जहां बनते हैं वहीं काम आते हैं, हार्मोन बनते यहां, काम वहां आ रहे हैं नीचे। तो हार्मोन बनते कहीं है और दूर जाके काम कर रहे हैं। डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन है, हार्मोन के टारगेट ऑर्गन दूर हैं। जैसे यहां पर LH और FSH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी बनाती ब्रेन में, काम कर रहे हैं तुम्हारे सेक्स ऑर्गन पे जाके, दूर जाके काम कर रहे हैं। तो हार्मोन और एंजाइम में बहुत बड़ा अंतर है। एंजाइम जहां पर बनते हैं वहीं पे आसपास काम करते हैं, हार्मोन बनते कहीं और दूर जाके काम करते हैं। पहला अंतर हार्मोन एंजाइम में। दूसरा अंतर, हार्मोन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंजाइम बार बार यूज होते हैं, एंजाइम बार बार यूज होते हैं। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया, एंजाइम फिर से फ्री हो गए, फिर यूज होंगे। हार्मोन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, एंजाइम बार बार काम करते हैं। ये तो दो हो गए अंतर। हार्मोन और एंजाइम में कॉमन बात क्या है? दोनों ज्यादातर प्रोटीन के बने हैं। ज्यादातर हार्मोन से एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? दोनों ही मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। ये कॉमन बात है। चलो हार्मोन्स देखते हैं, एंजाइम को तो जाने दो। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ये कोई पोषक तत्व नहीं है कि इनसे हमको ऊर्जा मिलेगी। ये नॉन न्यूट्रिएंट है। ये नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब ये पोषक तत्व नहीं है, इनसे ऊर्जा नहीं मिलनी विटामिन की तरह। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। दो सेल के बीच में होते हैं, दो सेल के बीच में पाए जाते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट।
और बहुत कम मात्रा में बनते हैं, नैनोग्राम में। हार्मोन बहुत ही कम बनते हैं, कितनी मात्रा में? नैनोग्राम में बनते हैं। एंजाइम ज्यादा मात्रा में बनते हैं, हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। तो चलो, लेकिन एंजाइम हार्मोन में एक कॉमन बात क्या हो गई कि दोनों ही मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं और ज्यादातर प्रोटीन से बने हैं। ठीक, तो हार्मोन्स जो हैं बनते कहीं और हैं और काम करते हैं दूर जा करके, डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब दूर स्थित टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। ये कोई पोषक तत्व नहीं होते, ये क्या है? हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट है, दो सेल्स के बीच में होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर हैं और बहुत ही कम अमाउंट यानी ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। इनवर्टिब्रेट possess very simple endocrine system with a few hormone। इनवर्टिब्रेट जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच का एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। कॉकरोच का एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है और कुछ ही हार्मोन होते हैं। कॉकरोच के एंडोक्राइन सिस्टम के दो हार्मोन, एक तो जुवेनाइल हार्मोन है, अगर जुवेनाइल हार्मोन बनेगा तो कॉकरोच छोटा बच्चा बना रहेगा, निम्फ। और एक होता है इग्डाइसोन, मोल्टिंग हार्मोन। ये अगर सिक्रीट होगा तो कॉकरोच के लार्वा निम्फ में मोल्टिंग होने लगेगी और वो एडल्ट कॉकरोच में बदल जाएगा। मैक्सिमम 13 मोल्टिंग होती हैं, 13 मोल्टिंग्स। तो कॉकरोच के दो हार्मोन बताओ, बहुत ही कम हार्मोन होते हैं कॉकरोच के पास, जुवेनाइल हार्मोन और मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन को इग्डाइसोन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स। वर्टिब्रेट्स में कशेरुकी, कशेरुकी में कौन कौन से आते हैं? फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इनमें ढेर सारे हार्मोन्स होते हैं। चलो, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कुछ एंडोक्राइन टिश्यूज के बारे में जानेंगे। इधर देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज कौन कौन से हमारी बॉडी में है। तो ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे 3। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? ठीक है, वही लाई ना ग्लास जो बोला है, ये कहां से आ गई है? कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड? कुछ तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, डिफाइंड है, ग्लैंड के रूप में है, लेकिन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्लैंड के रूप में नहीं होती, वो टिश्यूज है, केवल वो डिफ्यूज टिश्यूज हैं। इनमें ब्रेन में कौन कौन सी है? ब्रेन में देखिए कौन कौन से हैं। ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। ऊपर से चलते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ये ब्रेन में है। तो पहले हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पढ़ेंगे, फिर पिट्यूटरी के पढ़ेंगे, फिर पीनियल ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, कोई ग्रंथि जैसी नहीं है कि ये डिफ्यूज टिश्यू है। ये क्या है? ये डिफ्यूज टिश्यू है। तो ब्रेन में कौन कौन से 3 पढ़ोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। गले में 1 पढ़ोगे, गले में 2 पढ़ोगे, थायराइड और पैराथायराइड। गले में 2 पढ़ोगे, थायराइड और पैराथायराइड। सीने पर थाइमस, सीने पर थाइमस आ गई। और फिर पेट में 2 पढ़ोगे, पेट में 2 पढ़ोगे, पैनक्रियास और एड्रीनल। पैनक्रियास और एड्रीनल किडनी के ऊपर है, और पैनक्रियास। और जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, इनको गोनाड्स कहते हैं, गोनाड्स। ये भी हार्मोन बनाते हैं। तो ये सब पढ़ने हैं, इतने सारे। क्या क्या पढ़ने हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। ये तो तुम्हारे ब्रेन में है, जिसमें पिट्यूटरी और पीनियल तो ग्लैंड्स हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है। ये एक डिफ्यूज टिश्यू है
जो हार्मोन बनाता है। गले में पढ़ेंगे थायराइड और हाइपोथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। सीने पे पढ़ेंगे थाइमस, सीने पे पढ़ेंगे थाइमस। पेट में दो हैं, पैनक्रियाज और एड्रीनल। पैनक्रियाज और जो गोनाड्स है सेक्स ऑर्गन, ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, ये सारे हार्मोन बनाते हैं। इन सभी के हार्मोन्स और उनके फंक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले इसी को तैयार करना, कुछ भी हो जाए। ये जब पूरा पक्का तैयार हो जाए तो तुम्हारा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर, 3 सवाल तो पक्के हो गए, मिनिमम 3 सवाल पक्के हो गए। इतने बस इस चैप्टर को पढ़ने से तो पढ़ लेना। हमने तुम्हें देखो आसानी भी कर दी है, आसानी कर दी है तुमको पढ़ाने के। कैसे पढ़ोगे तुम, याद कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस देखते हैं। हमने इस तरह के कुछ बॉक्स बनाए हैं, तुम्हें आसान कर दिया है। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के डाइनसेफेलॉन का नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है। मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद कर लेना, ब्रेन के पार्ट है। फोरब्रेन के डाइनसेफेलॉन का नीचे वाला हिस्सा, फोरब्रेन के डाइनसेफेलॉन का नीचे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट। हाइपोथैलेमस नीचे वाला हिस्सा किसका? डाइनसेफेलॉन का। डाइनसेफेलॉन मतलब फोरब्रेन। फोरब्रेन के डाइनसेफेलॉन के बेसल पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इंपल्स कंडक्शन तो करते ही करते हैं, न्यूरो, लेकिन ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। इनके सिरे से हार्मोन भी निकलते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को कंडक्ट भी करते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स को कंडक्ट भी कर रहे हैं और हार्मोन का सिक्रीशन भी कर रहे हैं, तो ऐसे न्यूरॉन्स को न्यूरोसिक्रेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स कहलाते हैं न्यूरोसिक्रेटरी। ये नर्व इंपल्स का कंडक्शन भी करते हैं और हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के क्या है? इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई। इनमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जिनको न्यूक्लियाई, न्यूरोसिक्रेटरी सेल को न्यूक्लियाई, सेल बॉडी ब्रेन में इकट्ठा होकर न्यूक्लियाई बनाती है और सीएनएस में, और पीएनएस में सेल बॉडी इकट्ठा होकर गैंग्लिया बनाती है। सुनाया था, हमने बताया था, याद करना। न्यूरॉन के सेल बॉडी अगर ब्रेन में एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, और अगर पीएनएस के सेल बॉडी एक जगह इकट्ठा हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, तो उसे गैंग्लिया बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको न्यूक्लियाई मिलेंगे और पीएनएस में यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में गैंग्लिया मिलेंगे। अब पता नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इनमें ढेर सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन तो करते हैं, साथ में हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। तो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई। इनको न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बेसिकली सेल बॉडी एक जगह इकट्ठा होती है ब्रेन में, उन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये बनाते हैं हार्मोन्स। ये न्यूरॉन्स हार्मोन्स बनाते हैं। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone. हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन की सिंथेसिस को और उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये पिट्यूटरी का भी बाप है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के हार्मोन की सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन को नियंत्रित भी करता है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी की हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन ये मास्टर का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस, ये मास्टर ऑफ मास्टर है। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स 2 प्रकार के हैं। एक कहलाते रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे कहलाते इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये बहुत सारे हार्मोन्स के 2 ग्रुप हैं। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो 2 श्रेणियों में हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जब ये रिलीज होंगे तो पिट्यूटरी के हार्मोन
सिक्रीट होने लगते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस के रिलीज होते हैं, ये पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को रोकते हैं। तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बनाते हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, इनको न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहते हैं। ये न्यूरॉन नर्व इंपल्स का कंडक्शन भी करते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं। दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के, वे विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, वो पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को रोकते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक तरह का रिलीजिंग हार्मोन है। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, जीएनआरएच, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी सिंथेसाइज करती है, रिलीज करती है दो गोनाडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच। तो पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच तभी रिलीज करेगी जब हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा अधिक मात्रा में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान से सुनो, याद करते हुए चलो। ये एक तरह का रिलीजिंग हार्मोन है। कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा। इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी अपने दो हार्मोन एलएच और एफएसएच, जिन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, इनकी सिंथेसिस और रिलीज कर पाती है। पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच कब सिंथेसाइज और रिलीज कर पाएगी? जब जीएनआरएच होगा। जब क्या होगा? जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, तो ये पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस और रिलीज को रोक देता है। पिट्यूटरी से नहीं निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देता है, उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को रोक देता है हाइपोथैलेमस का सोमैटोस्टैटिन। चलो बताओ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के हार्मोन की सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग में एक उदाहरण दिया है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग में एक हार्मोन दिया है, सोमैटोस्टैटिन। तो जब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन्स एलएच और एफएसएच का सिंथेसिस और सिक्रीशन करने लग जाती है। जीएनआरएच की वजह से पिट्यूटरी रिलीज करती है दो गोनाडोट्रोपिन्स एलएच और एफएसएच। हाइपोथैलेमस का जब सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की रिलीज रुक जाती है। पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। तो पिट्यूटरी किसके नियंत्रण में आ गई? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नियंत्रण में। द अबव हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ये हार्मोन चाहे रिलीजिंग हो चाहे सोमैटोस्टैटिन हो, ये हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन इसे बनाते हैं। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं। ये है पिट्यूटरी और ये है हाइपोथैलेमस। ग्रे वाला क्या है? ग्रे वाला हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, और ये है पिट्यूटरी जो मटर के दाने जैसी दिख रही है, और बीच में दोनों आपस में जुड़े हैं इनफंडिबुलम के द्वारा। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में जुड़े हैं इनफंडिबुलम के द्वारा। अब देखो, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ये है, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, लेकिन ये पूरा न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं जाता।
बीच में एक रुधिर केशिकाओं का जाल नजर आ रहा है, इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं या पोर्टल सिस्टम। क्या है ये? पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी में पूरा नहीं जा रहा है, बीच में पोर्टल सर्कुलेशन है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, लेकिन वाया पोर्टल सर्कुलेशन, वाया पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है वो यहां से यहां तक पहुंचा है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के रेगुलेशन में है, ये पूरा न्यूरॉन यहां से यहां तक आया हुआ है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है और एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, ये पूरे न्यूरॉन के नियंत्रण में नहीं है, न्यूरॉन यहीं पर रुक गया। तो ये पढ़ लेते हैं। दीज हार्मोन पास थ्रू एक्सॉन, ये हार्मोन एक्सॉन से पास होके एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, यहां से निकलते हैं, ये हार्मोन नर्व एंडिंग से निकलते हैं। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के हार्मोन जीएनआरएच और सोमेटोस्टैटिन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पहुंच रहे हैं यहां थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ये यहां पहुंचते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के वो न्यूरॉन जो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ गई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। इधर देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस न्यूरॉन के डायरेक्ट रेगुलेशन में है। इधर देखो, ये न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से यहां डायरेक्ट पहुंच गया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के डायरेक्ट रेगुलेशन में है। ये पढ़ लेना, ये समझ में नहीं आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके नियंत्रण में है? हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में है, लेकिन अलग अलग तरीके से। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में तो है, लेकिन थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? ये ब्लड कैपिलरी का जाल है। तो ये न्यूरॉन के हार्मोन यहां ब्लड कैपिलरी के अंदर आ गए। इधर देखो, इस वाले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के हार्मोन ये ब्लड कैपिलरी में आ गए और यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में तो है, लेकिन डायरेक्ट न्यूरॉन के रेगुलेशन में नहीं है। बीच में क्या आ गया है? पोर्टल सर्कुलेशन आ गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो, अगर ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये न्यूरॉन हाइपोथैलेमस का यहां से यहां तक आ गया है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में कौन सी पिट्यूटरी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये याद कर लेना, फिर से एक बार समझ लो। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में, नियंत्रण में तो है, लेकिन हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन यहां से यहां तक नहीं आ रहा, बीच में पोर्टल सर्कुलेशन आ गया है, रुधिर केशिकाओं का जाल, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। तो इस न्यूरॉन के हार्मोन यहां गए ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी में, और यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में तो है, लेकिन वाया थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर गौर करो तो हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है ये सीधे यहां आ गया है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है हाइपोथैलेमस के। तो अब हम लोग सारे हार्मोन सीखेंगे। आज जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले पिट्यूटरी के हार्मोन। हाइपोथैलेमस के तो दो तुमने पढ़ ही लिए। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन कौन से पढ़े अभी? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन में कौन सा आया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन से दो पिट्यूटरी के हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है? दो गोनाडोट्रोपिन से, एलएच और एफएसएच। ये हो गया।
चलो, हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन और हैं। एक तो जीएनआरएच सोमेटोस्टैटिन हो गया। जीएनआरएच पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी रिलीज करेगी दो गोनाडोट्रोपिन्स एलएच और एफएसएच। सोमेटोस्टैटिन पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, और पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोक देगी। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन हमने और बताया था, यहां लिखे नहीं है, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ये जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जमा होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। बनाता हाइपोथैलेमस है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, लेकिन रिलीज कहां से होते हैं? ये जमा होते हैं आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज होते हैं। ये भी ध्यान रखना, भी आगे आएगा। चलो पिट्यूटरी पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में होती है, एक बोन के अंदर होती है, एक बोन की कैविटी में होती है। बोनी कैविटी को कहते हैं सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हड्डी के अंदर रहती, बोनी कैविटी के अंदर। उस बोनी कैविटी को सेला टर्सिका कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक, उस स्टॉक का नाम भी लिखा था हमने, इन्फंडिबुलम से जुड़ी रहती है। ये हाइपोथैलेमस से स्टॉक यानी इन्फंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके दो पार्ट, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिएट। अब तो तीन पढ़ेंगे। अब पार्स डिस्टैलिस के हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो हो गए, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, इनके हार्मोन्स पढ़ेंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पढ़ेंगे। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिएट। पहले पार्स डिस्टैलिस के पढ़ते हैं। इसको पहले हार्मोन याद करो, पहले हार्मोन के नाम याद करो। पार्स डिस्टैलिस के हार्मोन ये याद करो, 1 2 3 4 5 6, 6 हार्मोन याद करो पहले सारे, सिर्फ नाम। अब यहां से याद करना शुरू करो। ग्रोथ हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, पार्स डिस्टैलिस के। एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस के 6 हार्मोन कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शॉर्ट में है टीएस, प्रोलैक्टिन का शॉर्ट है पीआरएल। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये भी गोनाडोट्रोपिन है, ये भी गोनाडोट्रोपिन है, एक ही में लिखा, यहां भी होगा। तो 6 हार्मोन के नाम याद करो पहले। ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और छठा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 6 याद करके सुनो पहले। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड पर नियंत्रण होता है इसका। ये हमारी थायराइड ग्लैंड पर इसका नियंत्रण है, हमारी एड्रीनल ग्लैंड पे इसका नियंत्रण है, हमारे गोनाड्स के ऊपर इसका नियंत्रण है। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड पर नियंत्रण होने की वजह से मास्टर ग्लैंड है। और पिट्यूटरी का बाप कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर, वो हाइपोथैलेमस है। 6 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पे आओ। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज एक्रोमेगैली। अगर एडल्ट में ये हार्मोन ज्यादा होने लगते हैं, एक्रोमेगैली, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, एक तरफ कम। एक लड़का थोड़ा दुबला पतला था हमारे क्रिकेट टीम में, उसने ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगवा लिया, तो एक तरफ का चेहरा ज्यादा लटक गया, उसका ग्रोथ ज्यादा हो गई। हालांकि कुछ समय बाद वो सही हो गया, उसका एंटीडोट लगवाया, सही हो गया, हार्मोन का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से एक्रोमेगैली हो जाती है। एक्रोमेगैली का मतलब एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाए और एक तरफ कम ग्रोथ हो जाए। अगर एडल्ट में, बचपने में अगर ज्यादा निकलने लगे तो तुम लंबे चौड़े खली महाबली हो जाओगे, और खली का चेहरा भी देख लो कैसा है, एक्रोमेगैली लगता नहीं है, एक्रोमेगैली है। तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज एक्रोमेगैली ऑफ फेस। चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक तरफ ज्यादा ग्रोथ एक तरफ कम ग्रोथ, एक्रोमेगैली। लेकिन अगर हाँ, ग्रोथ का मतलब सभी चीज की ग्रोथ, नहीं बोन्स, हर जगह की बोन्स पे थोड़ी ना असर करेगा, कहीं बचपने में बोन्स पे भी असर करता है, बड़ा होने पर ना बोन्स में ग्रोथ होगी ना चेहरे की बोन्स पे ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा। तो बड़ा होने पर केवल फेस के जो मास्क है इसकी ग्रोथ होती है। तो ये अलग अलग स्टेज पे देखना पड़ेगा। बचपने में अगर ये ज्यादा तो दोनों की ग्रोथ होगी, बोन्स की भी और बॉडी की सेल्स की भी ग्रोथ होगी। तो एक्स ग्रोथ देखिए दो तरह से होती है। एक तो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम अगर कम हो जाए तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। सेल की संख्या बढ़ गई तो उसको इरिवर्सिबल है। कैसा है वो इरिवर्सिबल होता है। एक हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेसिया होता है। वहां तक मत पहुंचो, अभी अलग से पूछो आके। ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ये एक्सेस सिक्रीशन अगर एडल्ट में हो जाए तो फेस की एक्रोमेगैली हो जाती है। तो हाइपर सिक्रीशन से दैत्याकार, बचपने में अगर ये हार्मोन ज्यादा बनने लगा तो दैत्याकार। आजकल जो मुर्गा खा रहे हैं ना, मुर्गे में लगाते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो 3 ही महीने में इतना बड़ा कर देंगे मुर्गा, और मुर्गा तुम खा रहे हो, तुम्हारे सारे शरीर में पहुंच रहे हैं। हमारे भांजे भतीजे सब मुर्गा खाते हैं, ये लंबे चौड़े हैं। खाएगा बेटा ग्रोथ हार्मोन, मुर्गा ही खाते हैं। हर खाने में मुर्गा ना हो तो खाना नहीं खाएंगे। चिकन चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन रोज। तो ग्रोथ हार्मोन्स वहां से भी आ रहे हैं, तो शरीर बड़ा होने लगता है, जाइगेंटिज्म होती है। हाइपोसिक्रीशन से बौने हो जाओगे। और एडल्ट में अगर इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लगा तो फेस की एक्रोमेगैली। याद करते हुए चलो, ज्यादा गहराई मत जाओ। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जन्म के बाद फीमेल में ये हार्मोन बनने लगता है तेजी से, मेमोरी ग्लैंड बड़ी होने लगती हैं और उनमें मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है। मिल्क बाहर नहीं निकलता, मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन चाहिए। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को प्रमोट करता है और मिल्क के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्श्व डिस्टैलिस के हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, क्योंकि बाकी ग्लैंड्स किसके नियंत्रण में है? पिट्यूटरी सारी ग्लैंड्स की मास्टर है। तो पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा यहां पर आके, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करने लगेगी, T3, T4, TSH। थायराइड ग्लैंड तभी रिलीज करेगी जब पिट्यूटरी चाहेगी। तो पिट्यूटरी का वो कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज करने लगती है, और वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी से निकल के यहां आता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड अपने हार्मोन रिलीज करती है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्श्व डिस्टैलिस का हार्मोन। यहां से निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के पास है, उसको जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को। तो वहां से निकलेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और वो सिंथेसाइज करके सिक्रीट करेगी स्टेरॉइड हार्मोन।
एड्रीनल ग्लैंड बनाने लगेगी, एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाने लगेगा और रिलीज करने लगेगा स्टेरॉइड हार्मोन। नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखो चार याद करो पहले। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस के हार्मोन्स पढ़ो। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स अगर एडल्ट में ज्यादा बनने लग जाए तो फेस की एक्रोमेगैली, बचपने से ज्यादा बन रहा है तो जाइगेंटिज्म, और कम बन रहा है तो ड्वार्फिज्म है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को प्रमोट करेगा बच्चे के जन्म के बाद, और उसमें मिल्क के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो अपने हार्मोन रिलीज करेगी, T3, T4, TSH, थायराइड के हार्मोन निकलने लगेंगे। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगी स्टेरॉइड हार्मोन, जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करेगा? फीमेल, दोनों में है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में। क्या क्या करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ये टेस्टिस की लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। इंटरस्टिशियल या लीडिक सेल रिलीज करती हैं एंड्रोजेंस। सबसे कॉमन एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन, वही सब है। तो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल्स। ये तो मेल में किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल में क्या करता है? फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन कराता है। LH सर्ज नहीं आया याद? LH हार्मोन काफी बढ़ जाता है पीरियड्स के 14वें दिन, उस समय ओव्यूलेशन होता है, ये तो जानते ही हो। रेगुलर, हाँ, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। LH सर्ज 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के काफी बड़ा होता है, उससे ओव्यूलेशन होता है। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। और ये तब तक बनाए रखेगा जब तक कि एग फर्टिलाइज ना हो जाए। अगर एग फर्टिलाइज हो गया, अगर एग फर्टिलाइज ना हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है। सब मदर से लिंक करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल की ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल, इनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी का है, एंटीरियर पिट्यूटरी का फीमेल्स में। मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है, ये अलग से याद कर लेना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कैसे जिम्मेदार है? ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं जो स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में बदलने में, यानी स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्म तब तक के नहीं बनेगा जब तक के FSH सर्टोली सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा, क्योंकि सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती हैं जो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में बदलती हैं। इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक हिस्सा है। स्पर्म नहीं बनेगा जब तक FSH नहीं होगा। तो देख लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां का हार्मोन है बताओ? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स डिस्टालिस का हार्मोन है। ये मेल में क्या करता है? मेल में ये लीडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करेंगी एंड्रोजेंस। सबसे कॉमन एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन, ये हमने तुम्हें पढ़ाया उधर। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में ओव्यूलेशन को, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन काफी बढ़ जाता है, LH सर्ज ओव्यूलेशन को प्रमोट करेगा, इंड्यूस करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा यदि ये एग फर्टिलाइज हो गया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी गोनेडोट्रोपिन है एक तरह का, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स डिस्टालिस का हार्मोन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट वाले स्टेप को, स्पर्मेटोजेनेसिस का आखिरी स्टेप है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में बदलना। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में तभी बदलेंगे
जब सर्टोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करेगी तो एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। एफएसएच सर्टोली सेल रिलीज करती कुछ ऐसे फैक्टर जो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में बदल सकते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना स्पर्मियोजेनेसिस है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट हिस्सा है, लास्ट पार्ट। फीमेल में क्या करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, इसलिए नाम पड़ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। प्राइमरी को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी से ग्रेफिन फॉलिकल। चलो 6 नाम बताओ 6 हार्मोन के एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन: ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। इसमें तुम 3 याद कर लेना, बाकी अपने आप याद हो गया। ग्रोथ हार्मोन याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है याद। थायराइड स्टिमुलेटिंग और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये तो स्टिमुलेट कर रहा है इनको आकर के या इनको आकर के, बस। जब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड अपने हार्मोन निकालने लग जाएगी। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, वो अपने स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करने लगेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलएच और एफएसएच याद कर लेना। एलएच एफएसएच मेल और फीमेल दोनों में काम है, उनको ठीक से याद कर लेना। एलएच का मेल में क्या काम है? एलएच में क्या करता है? लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। मेल्स में लीडिंग सेल क्या रिलीज करेंगी? एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में एलएच ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा, एलएच सर्ज, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा, मेंटेन रखेगा यदि ये एग फर्टिलाइज हो गया है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लास्ट वाला स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जहां स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करेंगी जो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्मियोजेनेसिस में भाग लेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफिन फॉलिकल इनको बनाने में मदद करेगा। चलो अब आता है एक हार्मोन, इसका है एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हिस्सा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया का एक हार्मोन है सिर्फ, और वो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। इसका एक हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट यानी मेलानिन कंटेनिंग सेल हमारी त्वचा पे हैं, हमारी स्किन की सेल्स हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट होता है, इनको मेलानोसाइट कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी त्वचा की कोशिकाएं, बाल की कोशिकाएं जिनमें मेलानिन पिगमेंट है, उनको मेलानोसाइट कहते हैं। तो ये मेलानोसाइट के ऊपर एक्ट करता है, जिससे हमारे स्किन का पिगमेंटेशन नियंत्रित होता है। मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो हम काले होंगे, मेलानिन कम होगा हमारी सेल्स के अंदर तो हम गोरे हो जाएंगे। अंग्रेज गोरे हैं, मेलानिन कम है, हमारे में मेलानिन ज्यादा है सेल्स के अंदर मेलानोसाइट में, तो हम लोग काले। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही जाहिर है 2025 में आया है। ये हमारी मेलानोसाइट का मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल पे एक्ट करता है और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को काला या गोरा बनाता है। मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होंगे तो स्किन काली, कम हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे मेलानिन, काले हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। इनके हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए तो मेलानिन पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन, काले हो जाओगे। अक्सर देखो ना अमीनाबाद में एक से एक बड़े बड़े दुकानदार बहुत करोड़पति अरबपति हैं, दुकानों पे आजकल सन्नाटा, सिर्फ दुकानें उनकी चलती हैं जो बाहर लगाते हैं, उनकी दुकानें ज्यादा चलती हैं जो बड़ी दुकानों के बाहर हैं। कुछ बड़ी दुकानें चलती हैं वहां पे, तो उनमें बहुत उनके पास करोड़ों का माल भरा हुआ। अभी कल भी एक फोन आया था मेरे पास, यार हमारा पुश्तैनी काम है लेकिन आजकल स्थिति बहुत खराब है, जबकि ईद चल रहा है। हमारे अमीनाबाद में तुम चलना नहीं है, तुम ऐसे खड़े हो जाना, तुम धक्के से चलते रहोगे आराम से, इतनी भीड़ है आजकल। वहां पे सभी का इंतजाम है, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सबका इंतजाम होता है, सब चीजों के लिए मिल जाता है। लेकिन जो बड़ी दुकानें के जमाने में बहुत ज्यादा चला करते, इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया कि अमीर लोग आते नहीं उस एरिया में, कार उनकी कहां खड़ी होगी जो बहुत पैसे वाले लोग हैं,
उस एरिया में आना अवॉइड करते हैं। तो बड़े बड़े दुकानदार जो उन पर डिपेंडेंट थे, उनके पास कस्टमर नहीं है, तो उनके गाल ऐसे काले काले पड़ गए। मेलानिन हो जाए, ये हार्मोन की वजह से हो रहा है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होने से हाइपर पिगमेंटेशन है। क्या है ये? हाइपर पिगमेंटेशन। हम लोग भी बचपने में हो सकता है आप गोरे हो, आगे चल के काले भी हो सकते हैं, ये हार्मोन की वजह से। अब चलो आ तो लास्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, इट स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। इसको लिखना था नीचे, यहां कैसे आ गया? अभी काट के लिखूंगा इसको, ये नीचे आना चाहिए था। हार्मोन्स ऑफ नर्वोसा यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा या नर्वोसा, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन स्टोर करती, रिलीज बनाती नहीं है ये। अरे भैया ऑक्सीटोसिन और ये वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन तो एडीएच है। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं, जो आके कहां जमा हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहीं से रिलीज होते हैं, वहीं से रिलीज होते हैं। दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इन हार्मोन को कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस बना रहा है। एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सॉन टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट होकर के न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और उसके सिरे से निकलते हैं दोनों हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अरे भैया बताया था, भूल गए? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन सीधे जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के रेगुलेशन में, और यहां से इसके सिरे से निकलते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जमा हो जाते हैं। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी के हार्मोन थोड़े हैं, ये तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन ने बनाए थे, और वो जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो गए हैं, और यहीं से रिलीज होंगे। चलो इनमें दोनों पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीटोसिन, पहले ऑक्सीटोसिन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस की दीवार पे कौन सी मसल है? गर्भाशय की दीवार पे स्मूथ मसल्स होती हैं। जब ये गर्भाशय की दीवार की स्मूथ मसल को सिकोड़ता, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तभी लेबर पेन शुरू होते हैं और बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है, ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, यहां पे यूट्रस लिख सकते हो, यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस लिखा है नीचे। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय यूट्रस की जो दीवार है उस पर स्मूथ मसल्स होती हैं। यूट्रस की दीवार की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लेबर पेन शुरू होते हैं और बच्चे का जन्म होता है। मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मिल्क का फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन ने किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ने, लेकिन मिल्क मेमरी ग्लैंड से बाहर नहीं आ रहा। बहुत सारी माताएं बच्चे के जन्म के बाद ये शिकायत करती हैं, बच्चा दूध खींच नहीं पा रहा है। अरे दूध बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो गाय भैंस की मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालना है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही ठोस देते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे गाय भैंस के दूध निकालने से पहले, जितना दूध होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर कतरा कतरा निकाल देते हैं, उसके बच्चे को भी नहीं देते। तो बुरा तो तुम करोगे तो बुरा ही होगा, गलत करते हो। बच्चे को देने के बाद जो बचे वो तो उस पर तुम्हारा अधिकार है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, जिंदगी सबके लिए होती है। जिंदगी जो हमारी खुशी है वो अपने से नहीं होती, दूसरे से होती है। ये कभी तुमने सोचा ही नहीं? हम अपने खुश करने के चक्कर में हमेशा परेशान रहते हैं, कभी हो ही नहीं पाते। हमारी खुशी हमारी दूसरों से होती है। हमारे माँ के चेहरे पर अगर खुशी है आज तो मैं खुश हूं, हमारे फादर आज खुश है, बहुत प्रसन्न है, मैं खुश हूं। आप लोग प्रसन्न हो, मैं खुश हूं। आप खूब सिलेक्शन लिया, मैं खुश हो गया। ये होती खुशी, वास्तविक खुशी। तो मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन के क्या क्या काम हो गए? ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और बच्चे की डिलीवरी होती है, लेबर पेन शुरू होते हैं, डिलीवरी होती है। मेमरी ग्लैंड में मिल्क तो है, प्रोलैक्टिन ने बना दिया मिल्क, लेकिन बाहर कैसे निकले?
ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन तो हम बता ही चुके हैं, जिसे एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। It stimulates the reabsorption of water and electrolyte by the distal convoluted tubule and collecting duct of the kidney। ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और सोडियम को, वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट हालांकि एल्डोस्टेरोन करता है, ये बेसिकली डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है और ब्लड में पहुंचाता है। रीनल डीसीटी से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड को, तुम वाटर केवल याद रखना, एडीएच डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में ले जाता है, जिससे क्या होगा, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन के जरिए वाटर लॉस कम हो जाएगा, यूरिन के जरिए वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो मोर एडीएच लेस यूरिन, अरे मोर एडीएच होगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, लेस यूरिन, और ये गाढ़ा भी होगा, कंसंट्रेटेड। ये फार्मूला याद रखना। तो एडीएच करता क्या है, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, याद रखना। ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब करके, ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करके पेशाब की मात्रा को कम कर देता है, यूरिन लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा और गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड। तो इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। डायूरेसिस का मतलब पेशाब का ज्यादा होना, एंटी एंटी एंडी लिख दिया है, एंटी, ये पेशाब की मात्रा को कम कर देता है, एंटी डायूरेटिक, एंडी छप गया। ये डायूरेसिस को रोकता है, ज्यादा पेशाब को कम कर देगा। मोर एडीएच लेस यूरिन, ये कैसे यूरिन की मात्रा को कम करता है, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब करके, ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करके, ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को वाटर के से को कलेक्टिंग डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में ले जाता है, जिससे क्या होगा, यूरिन कम हो जाएगा। तो इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, एडीएच का सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो यूरिन ज्यादा होगा और डाइल्यूट होगा, और एडीएच का सिक्रीशन अधिक हो जाए, एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए तो यूरिन ज्यादा होगा और पतला होगा, डाइल्यूट, और एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाए तो यूरिन कम होगा और गाढ़ा होगा, यूरिन कम होगा और गाढ़ा होगा, इसके हाइपर सिक्रीशन से। मोर एडीएच लेस यूरिन, और ये डायूरेसिस को रोकता है, अधिक यूरिन को होने से रोकेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये याद कर लेना। यहीं से अगला फिर कल शुरू करेंगे।